नमस्कार, मैं अधिवक्ता सोनाली भट्टाचार्य जी आज फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ नया साल आप सभी के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा। ये 2023 आप सभी का बहुत अच्छा जाए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो हिंदू संयुक्त परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो है बंटवारा या पार्टीशन या हिस्सेदारी। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख बातें आएंगी, बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा और किसके हिस्से किस तरह की प्रॉपर्टी या संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। बंटवारे कितने प्रकार के हो सकते हैं, साथ ही साथ हम जानेंगे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन इन हिंदू को-पार्शनरीज एंड हिंदू जॉइंट फैमिली में क्या होता है। हिंदू पार्टीशन को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है हम ये समझें कि ये जो पार्टीशन है उसके हिस्सेदार कैसे तय किए जाते हैं। तो इसके जो हिस्सेदार हैं वो मुख्यतः 3 रूप से तय किए जाते हैं। पहला सदायकी, जिसे कि हम को-पार्शनरीज कहते हैं। दूसरा पैतृक संपत्ति, जिसे कि हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं। और थर्ड स्व अर्जित प्रॉपर्टी, जिसे कि हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। आते हैं सदायकी क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पिता, अपने दादा या अपने परदादा से किसी संपत्ति को प्राप्त करता है तो उसकी जो आने वाली पीढ़ी है वह खुद ब खुद उस संपत्ति के हिस्सेदार बन जाते हैं। वो जन्म से ही इसके हिस्सेदार होते हैं। अगर इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको केवल 4 पीढ़ी तक ही सीमित किया गया है। यदि अगली पीढ़ी को इसमें यानी 5वीं पीढ़ी को अगर इसमें ऐड होना है तो इसके लिए पहले पीढ़ी के एक व्यक्ति का गुजरना आवश्यक है, यानी कि ये चार श्रेणी में ही बटा हुआ है। चलिए तो सदायकी को हम एक फ्लो चार्ट के अंतर्गत समझते हैं। इजी वे में समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल एक फिल्मी परिवार का लिया है, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। ये फिल्म स्टार पृथ्वीराज कपूर की को-पार्शनरीज डिस्ट्रीब्यूशन ट्री है। पृथ्वीराज कपूर की जो प्रॉपर्टी है वो 3 हिस्सों में बांटी गई, राज कपूर, शशि कपूर और शम्मी कपूर में। राज कपूर की जो प्रॉपर्टी है वो रणधीर कपूर और ऋषि कपूर और राजीव कपूर, इन तीनों में बांटी गई। उसी प्रकार शशि कपूर के एकलौते बेटे आदित्य राज को यह प्रॉपर्टी मिली। शशि कपूर की जो प्रॉपर्टी है वो कुणाल कपूर और शरण कपूर में डिस्ट्रीब्यूट हुई। अब रणधीर कपूर को जो इनहेरिट की हुई प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला वो करीना कपूर और करिश्मा कपूर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऋषि कपूर को जो मिला वो रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर को डिस्ट्रीब्यूट होगा। और राजीव कपूर को जो मिला वो उनके बच्चों को इनहेरिट होगा। ये जो सारे बच्चे हैं जिनको ये प्रॉपर्टी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हुई है, इसे ही हम को-पार्शनरीज कहेंगे। अब आते हैं हिंदू पैतृक संपत्ति या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है। पैतृक संपत्ति वह संपत्ति है जब कोई हिंदू पुरुष अपने पिता से, अपने दादा से या अपने परदादा से किसी प्रकार की संपत्ति को हासिल करता है तो वह उसका उत्तराधिकारी होता है। और उल्लेखनीय बात यह है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आप समझे तो आप देखेंगे जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। उस तरह से ये जो राजा का पद है वो हमेशा ट्रांसफर होता रहेगा। उसी तरह संपत्ति के मामले में भी ऐसा होता है। जैसे आपके पिता अपने दादाजी के प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होंगे, उसी प्रकार आप अपने पिता के प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होंगे। लेकिन इसमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि भारत उत्तराधिकारी अधिनियम या हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 अमेंडमेंट से पहले इसमें पौत्र, सुपुत्र, पौत्र और स्वपौत्र यानी कि आपके परदादा, आपके दादा और आपके जो पिता हैं, ये सारे एक ही उत्तराधिकार के अंदर आएंगे और ये सभी मेल होंगे। लेकिन अमेंडमेंट जब किया गया 1956 के बाद, इसमें 2005 में अमेंडमेंट लाया गया। इस अमेंडमेंट में महिलाओं को भी यानी बेटियों को भी सदायक के रूप में या पैतृक संपत्ति में संपूर्ण रूप से हिस्सा प्राप्त दिया गया। साथ ही साथ महिलाओं को ये सुनिश्चित किया गया कि जिस प्रकार से उसके भाई को उसके पिता की संपत्ति में हिस्सा दिया गया, उसी प्रकार एक महिला को भी अपने पिता के संपत्ति में हैसियत दी गई। लेकिन इसमें एक बात और महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, जिस प्रकार एक बेटा अपने माता पिता के दायित्व उठाने के काबिल है, उसी प्रकार जब एक बेटी अपने पिता की संपत्ति में हासिल करती है अपनी स्थिति, तो फिर वह भी अपने पिता की देखरेख या दायित्व निभाने में उसी प्रकार से जिम्मेवार होगी जिस प्रकार से उसका भाई होगा। चलिए इसको एक फ्लो चार्ट के अंतर्गत समझते हैं।
हिंदू मेल के प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन को बराबर रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग उसकी पत्नी, दूसरा भाग उसकी बेटी, तीसरा भाग उसके बेटे और चौथा भाग उसकी माँ को दिया जाता है। यदि विवाहित पुत्री की मृत्यु उसके पिता से पहले हो गई होगी तो इस स्थिति में उसकी विवाहित पुत्री को जो हिस्सा प्राप्त है उसका कुछ भाग उसके पुत्र को और कुछ भाग उसकी पुत्री को दे दिया जाएगा। उसी प्रकार यदि विवाहित पुत्र की मृत्यु उसके पिता से पहले हो जाती है तो उसका कुछ भाग उसकी बेटी को, कुछ भाग उसके बेटे को और कुछ भाग उसकी विधवा पत्नी को दे दिया जाएगा। उसी प्रकार यदि दादाजी की मृत्यु उसके पोते से पहले हो जाती है, ऐसी स्थिति में पोते के पुत्र को कुछ भाग, पोते की पुत्री को कुछ भाग और कुछ भाग पोते की विधवा को ट्रांसफर हो जाएगा। अब जानते हैं स्व अर्जित प्रॉपर्टी क्या होता है। स्व अर्जित प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है जिसे कि आपने अपने पैसों से या अपने हैसियत से कमाया हो। वह संपत्ति सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। इसमें आपके सदाईक या फिर आपके पैतृक जो भी संपत्ति के हिस्सेदार होंगे, इसमें उनका कोई लेना देना नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। इसे कंसीडर आप जिसे चाहे उसे दे सकते हैं, आप विल बना सकते हैं, या अगर आपकी मृत्यु हो जाती है इसके बाद तो यह खुद ब खुद आपके 4 भागों में डिवाइडेड हो जाएगा। ये आपकी पत्नी, आपके माँ, आपके बेटे और सिर्फ आपकी बेटी, ये 4 भाग में इसे बांटा जाएगा। इसमें किसी प्रकार के सदाईक इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये किसी व्यक्ति की अर्जित प्रॉपर्टी है जो उसने स्वयं कमाया है। यदि वह विवाहित है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसकी माँ और उसके बेटे, इन 4 लोगों में समान मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। यदि वह अविवाहित है तो वह सिर्फ उसकी माता को जाएगा। ऐसी परिस्थितियाँ हो कि वह अनमैरिड हो और उसकी माँ को ट्रांसफ़र होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए तो वह पूर्ण रूप से उसकी माँ के हक पे होगा कि वह संपत्ति अपने किस बेटे या दूसरे बेटों में अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो वह कर सकती है। अब हम जानते हैं ये जो बंटवारा है वो पूर्ण रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो बंटवारा है ये मुख्य रूप से 7 प्रकार से किए जाएंगे। पहला, मात्र घोषणा के द्वारा। इसके अंतर्गत यदि कोई भी संयुक्त परिवार का व्यक्ति या फिर सदाईक या चाहता है, को पार्टनरी या चाहता है कि मेरी जो संपत्ति है वो मुझे अकेले मिल जाए, या फिर वो जो संपत्ति का भाग है उसे बंटवारा करके वह उसे उसका हिस्सा मिल जाए, तो वो सिर्फ इसकी घोषणा कर सकता है कि मुझे अपना हिस्सा चाहिए और अपने हिस्से की मांग वो कर सकता है। इस प्रकार घोषणा द्वारा बंटवारा किया जा सकता है। दूसरा, नोटिस द्वारा। जब कोई सदाईक या चाहता है कि उसको उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिले तो वह एक नोटिस देकर भी अपनी जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है उसकी मांग कर सकती है। उसके बाद एक मीटिंग बैठाया जाएगा जिस मीटिंग के अंतर्गत सारे सदाईकों को इन्वॉल्व किया जाएगा। यदि उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि नोटिस को वापस ले लिया जाए या फिर किसी भी प्रकार से जो पार्टीशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन का है उसका तरीका को चेंज कर दिया जाए, तो अगर वो किसी भी तरह से उस नोटिस को वापस ले लेता है तो हम यह कहेंगे कि उसने जब नोटिस वापस लिया तो अब बंटवारा नहीं होगा। अब आते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपना धन परिवर्तित कर लेता है। यदि जब एक सत्कार या फिर जो एक सदाईक होता है वह अपनी संपत्ति को अर्जित करने से पूर्व अपना धन परिवर्तन कर लेता है, तो धन परिवर्तन करने के बाद या पहले भी वह अपने जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है या अपना जो प्रॉपर्टी का जो पार्ट है उसको अपने पिता या फिर अपने सदाईकों से मांग कर सकता है। साथ ही साथ स्पेशल मैरिज एक्ट 1956 के अंतर्गत यदि वह अंतर धार्मिक विवाह करता है, जिसे इंटर रिलीजन मैरिज कहते हैं, अगर वह इस तरह की किसी स्थिति से गुजर रहा होता है तो भी वह अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकता है। साथ ही साथ वाद दायर करें। यदि आपके को पार्टनरीज ऐसे हैं जो कि बंटवारा नहीं चाहते लेकिन आप बंटवारा चाहते हैं या फिर आपको अपना हिस्सा चाहिए होगा, तब आप क्या करेंगे? तो तब आप कोर्ट में जाकर अदालत में इसके लिए वाद दायर कर सकते हैं या केस फाइल कर सकते हैं। इसके थ्रू भी आप अपनी संपत्ति ले सकते हैं। अब आते हैं सहमति से बंटवारा। जब संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर ये सुनिश्चित करते हैं कि किसको कितना % ऑफ संपत्ति दिया जाए, सबको किस तरह से संपत्ति का बंटवारा किया जाए और संपत्ति बंटवारे के समय सभी सदाईक इससे संतुष्ट होते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि आपसी सहमति से इन्होंने बंटवारा किया है। अब आते हैं विवाचन द्वारा। ये मुख्यतः गांव के मामलों में ज्यादा देखा गया। ये जो विवाचन होता है इसमें गांव के 5 पंचायत और पूरे परिवार के सारे सदस्य बैठते हैं जिनके बीच बंटवारा होना है।
फिर ये 5 पंच ये तय करते हैं कि ये बंटवारा कैसे किया जाएगा, किसके बीच कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इसके साथ जब ये सदाईक मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि उनके लिए गया जो फैसला है वो पंचों का फैसला सही है, तब ये डिसीजन उन्हें सुनाया जाता है और वो सहमत होंगे तो इसे विवाचन द्वारा बंटवारा माना जाएगा। अब आते हैं पिता द्वारा बंटवारा। अब आते हैं जो ये सदाईक है, जो कि एक पिता से उत्पन्न है या आपकी पैतृक संपत्ति है, और आपके पिता खुद इस संपत्ति का बंटवारा अपनी इच्छा से अपने सारे बच्चों के बीच करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से भी वो बंटवारा कर सकते हैं। ये आपकी पिता की विल पर डिपेंड करेगा या उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो अपने संपत्ति को किस तरह से कितने हिस्सों में बांटते हैं। ये पूर्ण रूप से उनकी आंतरिक इच्छा पर निर्भर करता है। इसके बाद हम जानेंगे कि पुनः विभाजन या फिर पूर्ण विभाजन या डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, अगेन डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी हम कैसे कर सकते हैं। यदि विभाजन के समय गर्भस्थ शिशु और वह विभाजन के बाद उत्पन्न हो, यदि विभाजन जब हो रहा है तब कोई स्त्री प्रेग्नेंट है और जब विभाजन हो चुका है तब उसका बच्चा इस दुनिया में आता है, तो वह बच्चा अगर उसको ऐसा लगे कि उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा प्राप्त नहीं है, तब वह इसकी मांग कर सकता है और दोबारा प्रॉपर्टी में अपने हिस्से के लिए अप्लाई कर सकता है और बंटवारा दोबारा से किया जा सकता है। लेकिन यदि उसके जन्म से पूर्व उसके पिता ने अपना हिस्सा ले लिया है तो उसे अपने पिता से प्राप्त जो हिस्सा है सिर्फ वही दिया जाएगा, वो फिर दोबारा बंटवारा नहीं करा सकता। यदि किसी पुत्र या पुत्री का गर्भ में आना और जन्म बंटवारा होने के बाद घटित होता है और हकदार होने पर भी उसे उस तरह का हकदार नहीं माना गया या उसके पिता को उसके साझेदारी से या सदायकी से पहले ही वंचित कर दिया गया हो, तब वह अपने हक के लिए या अपने संपत्ति में हिस्से के लिए मांग कर सकता है। लेकिन यह इसमें सुनिश्चित होना आवश्यक है कि उसके पिता ने अपने जो संपत्ति की हिस्सेदारी है वो उससे बिना किसी कारण से वंचित किया गया हो या फिर ऐसी स्थिति हो कि उसके पिता ने अपने लिए जो हिस्सा है वो तय ही ना किया गया हो। अयोग्य सदाईक, इसमें क्या होता है कि कोई ऐसा सदाईक है जो कि अयोग्य है, माने उसे किसी प्रकार से अयोग्यता उसके अंदर है, तब वह ऐसा कर सकता है कि उसके अंदर अपनी जो अयोग्यता थी उसे समाप्त करके वो फिर से उस परिवार का हिस्सा बन सकता है और उसी प्रकार वह अपनी संपत्ति में अपना जो भाग जिससे उसे वंचित किया गया था उसकी डिमांड कर सकता है। कोई अवैसक सदाईक वैसक होने के बाद पुनः विभाजन के लिए आग्रह कर सकता है यदि वह समझता है कि प्रथम बंटवारा उसके हित में ना हुआ हो या प्रथम बंटवारे में जो हिस्सा उसे प्राप्त है उससे वह संतुष्ट नहीं है, तब वह 18 वर्ष की उम्र पूरा करने के बाद उस प्रॉपर्टी को वापस रीओपन करके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है। इसी प्रकार यदि किसी सदायक को यह लगे कि बंटवारे में जो हिस्सा उसे प्राप्त है उससे वो संतुष्ट नहीं है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को जो हिस्सा प्राप्त है वह हिस्सा उससे ज़्यादा उसे प्राप्त है या वो किसी भी रूप से असंतुष्ट है, तो फिर से वह बंटवारे के लिए अप्लाई कर सकता है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पुनर्विभाजन किस तरह से संपत्ति के बीच हो सकता है। तो चलिए एक फ्लो चार्ट के अंतर्गत हम इसको समझते हैं कि हिंदू फैमिली में किस तरह से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन को एक आर्टिकल या स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत समझा जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन को अब हम पाई चार्ट के थ्रू समझते हैं। यदि एक हिंदू परिवार में 3 बेटे हैं तो तीनों बेटों को संपत्ति का 3 हिस्सा किया जाएगा। एक 1/3 एक बेटे को, दूसरा 1/3 दूसरे बेटे को और तीसरा तीसरे बेटे। उस व्यक्ति के बड़े बेटे के अगर 3 बच्चे हैं तो उसकी संपत्ति की 1/3 हिस्सा उसके पहले बेटे को, 1/3 दूसरे और 1/3 उसके तीसरे बेटे को जाएगी। उसी प्रकार यदि बीच के बेटे के कोई बच्चा नहीं है तो उसकी संपत्ति वैसे ही रह जाएगी और अगर एक बेटा है तो पूरी संपत्ति उसे चला जाएगा। लेकिन यदि तीसरे बेटे के 2 बच्चे हैं तो उसकी संपत्ति को 2 से गुना किया जाएगा क्योंकि उसमें बराबर दोनों बच्चों को बंटवारा दिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर इसी तरह की जानकारी आपको चाहिए, आप कानून के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ आखिर तक बने रहें। धन्यवाद।